डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग सरकार के अंग की ओर लेकर के चलेंगे। तो देखते चलिए। कल हमने सरकार का परिचय दिया था, जिसमें राज्य वगैरह का चर्चा हुआ था। और सरकार के अंग मुख्यतः 3 होते हैं। पहला, कार्यपालिका, वो जो कानून को लागू कर रहा होता है उसे कार्यपालिका कहेंगे। दूसरा होता है विधायिका, वो जो कानून बनाता है उसे विधायिका या लेजिस्लेशन कहेंगे, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव। और तीसरा जो आपके पास होता है, जो कानून की व्याख्या करता है या कानून को संरक्षण प्रदान करता है, वो कहलाता है न्यायपालिका, जुडिशियल। न्यायपालिका, ये 3 मुख्य अंग होते हैं। सबसे पहले हम लोग कार्यपालिका को लेकर के चलते हैं। तो देखिए इसे, कार्यपालिका। जैसा हमने आपको प्रीवियस बोला, ये वो अंग है सरकार का जो कानून को लागू करता है, यानी कानून को लागू करवाने की जवाबदेही और जिम्मेदारी कार्यपालिका पर होती है। अब क्या क्या इसके तथ्य हैं, इसे हम लोग बाइफरकेट करते चलेंगे। तो पहले तो ऑब्वियसली किसी भी टॉपिक का परिचय, इंट्रोसेक्शन, कार्यपालिका का परिचय। और 2 तरह की कार्यपालिका है, संघ या केंद्र की कार्यपालिका है हमारे पास, और दूसरा हमारे पास जो है वह है राज्य की कार्यपालिका। इन बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले जानिए कि कार्यपालिका के परिचय में जैसा हमने परिभाषा दिया, दूसरा इसके प्रकार की बात करते हैं। तो सामान्यतः शासन के हिसाब से और व्यक्तियों के हिसाब से कार्यपालिका को वर्गीकृत किया गया। शासन के हिसाब से कार्यपालिका 3 तरह की होती है। पहला है अध्यक्षीय। ऐसी कार्यपालिका में ऑल इन ऑल राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति के हिसाब से ये कार्यपालिका चलती है, जैसे यूएसए। इसे प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव या अध्यक्षीय कार्यपालिका कहते हैं। दूसरा होता है संसदीय कार्यपालिका। इसके तहत कार्यपालिका कोई भी कार्य विधायिका से पूर्व अनुमति लेने के बाद ही करती है। अर्थात दूसरे शब्दों में कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। जैसे हमारा देश भारत, ब्रिटेन, यहां पर ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति नॉमिनल प्रधान होते हैं, वास्तविक प्रधान मंत्री परिषद होता है। और जहां राजतंत्र है, फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन, जहां राजशाही है, वहां नॉमिनल प्रधान वहां के सम्राट होते हैं। जैसे ब्रिटेन में हाउस ऑफ विंडसोर वंश की तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ। तो ये दूसरी कार्यपालिका जो हमारे देश में संसदीय। और तीसरी होती है अर्ध संसदीय। इसके तहत होता क्या है कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो विदेशों में अपने देश के प्रतिनिधि के रूप में जाने जाते हैं, जबकि देश के आंतरिक मामले का प्रधान या आंतरिक मामले का कार्य जो है वो प्रधानमंत्री करता है, जैसे श्रीलंका और ब्राजील। इस तरह से आपके कार्यपालिका के। दूसरा, व्यक्तियों के हिसाब से देखें तो कार्यपालिका 2 तरह से होती है, राजनीतिक कार्यपालिका और प्रशासनिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका जाहिर है अस्थायी होती है, चुने जाते हैं कुछ अवधियों के लिए। भारत में सामान्यतः 5 वर्ष के लिए मंत्रियों का समूह होता है तथा सरकार का संकीर्ण रूप होता है। जबकि प्रशासनिक कार्यपालिका जो होता है आमतौर पर अस्थायी होता है और लोक सेवक होता है, पब्लिक सर्वेंट का समूह होता है, और ये वाइड रूप होता है, जिसको कार्मिक प्रशासन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो 2 तरह के कार्यपालिका। अब ये सवाल उठता है कि हमारे पास केंद्र की कार्यपालिका में कौन कौन से अंग है और राज्य के कार्यपालिका में कौन कौन से अंग है। इन दोनों चीजों को हम लोग फोकस करके फर्स्ट पहुंचे। देखिए, केंद्र में पहले आपके पास आ जाएंगे राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति,
और उनके मंत्री परिषद और महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। उसके बाद यहां आपके पास हो जाएंगे राज्यपाल केंद्र में, राज्य में। उसके बाद मुख्यमंत्री और उनके मंत्री परिषद, देन आफ्टर महाधिवक्ता। जाहिर है ये सारे अंग हैं, इनसे रिलेटेड आपको अनुच्छेद भी आपके संविधान में होंगे। यहां एक सिंपली ट्रिक के थ्रू मैं बता दूं, इन सातों मुख्य आपके जो अधिकारी हैं, इसमें राष्ट्रपति से लेकर के महाधिवक्ता तक चल रहे हैं, तो इनसे संबंधित अनुच्छेद क्या है, जैसे पहला एक घट जाइए अनुच्छेद 52, और भारतीय संविधान में राष्ट्रपति से रिलेटेड अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक कुल 11 अनुच्छेद है, जिसकी चर्चा मैं करूंगा। वो 11 संख्या याद रखिएगा। तो 52 में अगर आप 11 जोड़ेंगे तो 63 हो जाएगा। तो अनुच्छेद 63 के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति, फिर 63 में आप 11 जोड़ेंगे तो 74 हो जाएगा। अनुच्छेद 74 की तरह भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, अर्थात 74 में यह वर्णित है कि राष्ट्रपति के सहायता के लिए मंत्री परिषद होगा, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। और अगर डिजिट सम मेथड अगर आप करें तो 11 का 1 + 1 2 होता है, तो ऐसी स्थिति में 2 अगर जोड़ देंगे तो ये 76 है। तो अर्थात कहने का यह है कि 52 में एक रखिए अनुच्छेद भारत का राष्ट्रपति और राष्ट्रपति से संबंधित प्रारंभिक अनुच्छेद 11 है। उन 11 अनुच्छेदों की चर्चा हम करेंगे। तो 11 संख्या जोड़ेंगे तो 63 आ जाएगा। तो भारत का उपराष्ट्रपति रखने की जरूरत नहीं। फिर 11 जोड़ दीजिए 63 में तो 74 आ जाएगा, भारत का प्रधानमंत्री। और 11 को आपस में जोड़ेंगे डिजिट सम तो 2 आएगा, 76 महान्यायवादी। ये आपके क्रम है, अर्थात राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी जो केंद्र की कार्यपालिका के अंग है, इनसे संबंधित अनुच्छेद आप ऐसे। अब अगर आप 11 संख्या के बीच में 0 डाल दें तो 101 हो जाएगा। अब उस 101 का देखिए तो 101 जोड़ेंगे 52 में तो 153 हो जाएगा, राज्यों के राज्य। और यहां जहां आपने देखा कि 11 महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे, वहां 10 महत्वपूर्ण अनुच्छेद है राज्यपाल के लिए। तो 10 जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 63, 163। और 101 को अगर आपस में जोड़े 1 + 0 + 1 तो भी डिजिट सम 2 ही आएगा। 63 में 2 जोड़ दीजिए तो हो गया 165 महाधिवक्ता, अर्थात राज्यों के राज्यपाल। ये पद कहां से लिए गए तो कनाडा के संविधान से। राज्यों के राज्यपाल अनुच्छेद 153 के तहत, 163 के तहत राज्यों के मुख्यमंत्री, 165 के तहत राज्यों के महाधिवक्ता। ये आपके कुछ महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग केंद्र कार्यपालिका को लेकर के चले, इसे ध्यान से देखिए। मिटाने के बाद हम लोग केंद्र कार्यपालिका, उससे संबंधित अनुच्छेदों को लेकर के सबसे पहले चलेंगे, फिर डिटेल्स चर्चा हम लोग करते चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन जो हमारे पास है केंद्र की कार्यपालिका। तो देखिए ध्यान से, अनुच्छेद 52 से लेकर के सिंपली हम बात आए सीधे केंद्र की कार्यपालिका। सबसे पहले तो जैसा हमने बताया था कि शब्द संक्षिप्त करके, संक्षिप्त शब्द या संक्षिप्त रूप करके पूरे हम कहां से चलेंगे, 52 से लेकर के 78 तक सारे अनुच्छेदों को क्रम से देखेंगे और क्रम से याद रखेंगे। ये क्रम वाला है। जैसे देखिए अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति, ठीक है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो ये कार्यपालिका प्रधान होते हैं। कहने का अर्थ क्या है, एक शब्द में आप लिखे कार्यपालिका प्रधान, यानी भारत का राष्ट्रपति होगा, वो क्या होंगे, कार्यपालिका प्रधान होते हैं। जाहिर है इनका निर्वाचन होता है, तो अनुच्छेद 54 में निर्वाचन क्लियर हो। किस विधि से इनका निर्वाचन होता है, तो एकल संक्रमणीय विधि। तो निर्वाचन पद्धति अगला एक अनुच्छेद पढ़ जाइए, निर्वाचन पद्धति हो गया आपका। ये अनुच्छेद 56 में इनका पदावधि हो गया,
यानी 5 वर्षों के लिए शपथ लेने की तिथि से लेकर के 5 वर्षों तक के लिए होते हैं। और अगर ये त्याग पत्र देते हैं तो उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं क्लियर। और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को। ये कुछ टर्म है आपको समता। अब पदावधि हो गया तो पुनर्निर्वाचन की भी संभावना है। पुनर्निर्वाचन भी हो सकता है, फिर से निर्वाचित हो गए, ठीक है। 58 में इनके पास है शर्तें, 58 में योग्यताएं हैं, 59 में शर्तें, यानी इनके निर्वाचन के लिए योग्यताएं और निर्वाचन की शर्तें। अगर सब कुछ पूरा हो गया तो 60 में इन्हें शपथ दिलाइए। 61 में इनका महाभियोग है, यानी इन्हें हटाने की व्यवस्था। और 62 में आकस्मिक रिक्ति। ये सिंपली क्रम है आपका, ध्यान से देखिए। पहले भारत का राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 53 में उनकी सबसे बड़ी विशेषता कार्यपालिका प्रधान होते हैं, उनका निर्वाचन होता है, उनकी निर्वाचन पद्धति, फिर पदावधि 5 वर्ष के लिए, फिर से पुनर्निर्वाचन हो सकते हैं। अब तक एकमात्र राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो 2 बार निर्वाचित हुए। उसके बाद निर्वाचन की योग्यताएं, निर्वाचन की शर्तें, फिर शपथ है, उन पर महाभियोग है तथा महाभियोग के बाद आकस्मिक रिक्ति होगा। अब अगर इसे ध्यान से देखें तो आपके पास अगला सेक्शन क्या है, 63। ये आपका उपराष्ट्रपति क्रम से देखिए। अब इनके साथ भी वही क्रम है जो ऐसा। ये मुख्यतः जाने किस लिए जाते हैं तो पदेन सभापति, एक्स ऑफिशियो होते हैं। किसके ये तो पदेन सभापति कहां के होते हैं, राज्यसभा के। कौन सी बात है। दूसरा इनके पास क्या है तो जाहिर है ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। इनकी पहचान है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। जाहिर है अगर आप इनके पास देखें तो इनकी भी निर्वाचन होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जहां एकल संक्रमणीय पद्धति का प्रयोग किया जाता है, साथ ही साथ लोकसभा, राज्यसभा तथा समस्त विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो अनुच्छेद 66 में है, इसमें कहा जाता है कि सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, 12 नॉमिनेटेड सदस्य, राज्यसभा के 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के संबंध जो नॉमिनेटेड होते हैं वो सभी होंगे इसमें, तो निर्वाचन में भाग लेंगे। अर्थात कौन कौन से होंगे, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य होंगे। निर्वाचन के बाद ऐसे इनकी पदावधि होगी, यानी संसद में आ जाइए तो पदावधि, ये भी निर्वाचन के अवधि से, यानी शपथ की अवधि से। फिर उसके बाद पदावधि के बाद आकस्मिक रिक्ति इनके पद का, अगर ये हो जाए तो अंतर है। जहां राष्ट्रपति के पद का आकस्मिक रिक्ति होता है तो तुरंत उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में आते हैं, लेकिन यहाँ कोई कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नहीं होता। यहाँ कहा गया है कि जल्द से जल्द चुनाव हो जाना चाहिए, जबकि राष्ट्रपति में यह बाउंडेड है कि हर हाल में 6 माह के अंदर में चुनाव संपन्न हो जाना चाहिए। ये क्लियर हुआ। अब हम इधर आते हैं, इधर सेक्शन में आते हैं। तो 69 में सब कुछ हो गया तो ये शपथ दिलाइए, शपथ की बात करेंगे। 69 में आइए तो शपथ की बात होगी, यानी उपराष्ट्रपति की शपथ की बात करेंगे। और अगर 70 में आए तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्माण भी करते हैं आकस्मिक रूप से। निर्माण। और 71 में आए तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जितने भी, निर्वाचन संबंधी जितने भी मुद्दे हैं, विवाद है, उन सबों का सुनवाई जो होगा वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होगा। निर्वाचन संबंधी विवाद और ये सुनवाई केवल कहां होगा, सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद ये क्रम देखें, फिर से वही चीज है। 63 में उपराष्ट्रपति, 64 में पदेन सभापति के रूप में वो जाने जाते हैं, ठीक है। 65 में कार्यवाहक राष्ट्रपति होते हैं, 66 में उनका निर्वाचन
के बाद पदावधि, आकस्मिक रिक्ति होती है पद की, तो फिर शपथ, राष्ट्रपति के रूप में कृत्यों का निर्वहन करता है। कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद हुए हैं तो वो केवल और केवल कहां दायर हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट। अब चलिए 72 जो है वो क्षमादान की बात करता है। क्षमादान शक्ति किसकी? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। राष्ट्रपति किसी भी सजा को अंतिम रूप से क्षमादान दे सकते हैं। 72 है तो जाहिर है 73 की बात करें तो 73 आपके कार्यपालिका विस्तार, सिंपल सी बात है, 73 आएगा तो कार्यपालिका का विस्तार। अब अगर कार्यपालिका का विस्तार होगा तो एक बात तो स्पष्ट है कि इस कार्यपालिका के विस्तार में मंत्री परिषद शामिल होगा। तो देखिए नेक्स्ट वन सेक्शन लेकर के चलते हैं। अब यहां से 74 से स्टार्ट होगा मंत्री परिषद एवं प्रधानमंत्री। देखिए यहां से 74 क्या है? प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद। 75 है नियुक्ति किसकी? मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, बाद में मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे। 76 महान्यायवादी, अभी जस्ट हमने बताया था महान्यायवादी की चर्चा। महान्यायवादी होते कौन होते हैं? तो वकील होते हैं केंद्र सरकार का, ठीक है, और केंद्र सरकार के वकील। 77 कार्यपालिका का कार्य संचालन, यानी कार्यपालिका का कार्य संचालन कैसे चलेगा उसकी। और 78 की बात करें तो प्रधानमंत्री के कर्तव्य, यानी प्रधानमंत्री प्रत्येक सूचनाएं जो राष्ट्रपति मांगेंगे उसको वो उपस्थित करवाएंगे। ये आपका कार्यपालिका का 52 से लेकर के 78 तक। तो सिंपली क्रम याद रखिए। 52 से मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूं, बहुत आसान है, ध्यान से सुनिएगा। रिपीट कैसे होगा? पहला तो भारत का राष्ट्रपति 52 में, वो कार्यपालिका प्रधान होते हैं 53 में, उनका निर्वाचन होता है 54 में, निर्वाचन विधि 55 में, पदावधि 56 हो गया, ठीक है, 5 हो गया तो 5 साल के लिए याद रखिएगा। 57 में है कि उनका पुनर्निर्वाचन हो सकता है। उसके बाद निर्वाचन की योग्यताएं हैं, निर्वाचन की शर्तें हैं। उसके बाद 60 में उनके पास शपथ दीजिए, 61 में समय से पूर्व हटाने की प्रक्रिया महाभियोग है, 62 में आपकी आकस्मिक होती है। सेम उसी तरह से चलिए यहाँ में 63 में देखिए तो उपराष्ट्रपति वो पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा के, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं, उनका भी निर्वाचन होता है, उनकी भी पदावधि है, आकस्मिक रिक्ति उनकी भी होती है, शपथ दिलाइए, राष्ट्रपति के कृत्यों के रूप में निर्वाह करते हैं आकस्मिक, फिर उनका और राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद है, फिर राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। कार्यपालिका का विस्तार जैसे ही आया तो 73, 74 में प्रधानमंत्री मंत्री परिषद, 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति, 76 में महान्यायवादी, 77 में कार्य संचालन कैसे होगा भारत सरकार का, अर्थात इसलिए कहता है कि राष्ट्रपति के नाम से सारे कार्य संचालन होंगे। आपसे कहा जाए कि राष्ट्रपति कार्यपालिका के रूप में सारे काम करेंगे तो अनुच्छेद के तहत 77 के तहत, और 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों की चर्चा की। तो जस्ट थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से शब्द संक्षेप में आपके अनुच्छेद याद है। कल के क्लास में यहाँ से कार्यपालिका जो हमने उठाया तो कार्यपालिका के जितने अंग हैं उनको संक्षिप्त में और उनसे संबंधित सारी बातों की चर्चा हम लोग करते चलेंगे, जिसमें राष्ट्रपति से लेकर के हम लोग महान्यायवादी। ओके, थैंक यू।